अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुना पाकिस्तान। नाजरीन, उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपने टेलीविज़न लगा लिया होगा, सुनो पाकिस्तान देख रहे होंगे। आपको बताते चलें कि रात से पहले मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज था, लेकिन रात के बाद उज़ैर ये हुआ है कि ठंडी हवाएं चल रही हैं। यकीन जाने ड्राइव करते हुए मुझे इतना मज़ा आया है। मैं हूँ नजफ राजा और इनको कौन नहीं जानता, इनका नाम है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उज़ैर मलिक, ये तो रस्मन आपने करवा दिया, आपकी वुसअत कल्बी है। और देखें, इससे एक बड़ी गहरी बात पता चली है। आपको ड्राइव करते हुए अगर हवाओं का एहसास हुआ ना, तो काइंडली आप विंडो बंद करके गाड़ी चलाएं। लेकिन मौसम ये सेफ नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूँ, मौसम इतना अच्छा था, मौसम तो औसम है जी। बादल थे, हवाएं चल रही थी। नजफ, आपके मिजाज पे बड़ा असरअंदाज होता है। अच्छा मौसम होना तो क्या कंट्रोल नहीं कर पा। मैंने किया एसी बंद। आप अपने जज्बात को थोड़ा सा काबू में रखें, क्योंकि जब आप यहाँ से शो करके निकलेंगी ना, जी तो फिर सूरज आपसे कुछ और ही कर रहा होगा। हवाओं ने तो अपना किरदार पूरा अदा किया है। सूरज का मुझे नहीं मैं पता। कुछ ही देर में आपको दर्जा हरारत से आगाह करूंगी। बिल्कुल जी, और मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? बड़ी जबरदस्त लग रही हैं आप, हमेशा की तरह। आप भी यही सुनना चाहें? देखिए, अंजुमन सताइश मामी का मकसद यही होता है कि एक दूसरे के कानों को खुश किया जाए। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, ये तो होगी गपशप। एक सेकंड, नहीं तारीफ रहेगी मेरी, गपशप कहाँ होगी? अभी आप तारीफ करेंगी तो फिर हम वेदर पे जाएंगे। उससे पहले आज हम वेदर पे नहीं जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। कमाल लग रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं जी, प्लीज। बेमिसाल लग रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है, इतना काफी है। अब आप बताएं मौसम कैसा? चलें नाजरीन, ये गपशप हमने लगा दिया। अब आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं कि इन डिटेल डिफरेंट एरियाज में दर्जा हरारत क्या चल रहा है। तो आइए अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। खास तौर पर मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश ने आवाम को निढाल कर दिया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज शाम के बाद कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर हिस्सों में आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं पहाड़ों आबशारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां सूरज की तपिश ने गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 और कम से कम 13 डिग्री रहेगा। स्कर्दू में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां गर्मी का राज कायम है। मुजफ्फराबाद में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 36 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 11 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कश्मीर के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम शाम के औकात में मतला जुज़वी अबर आलूद और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है। अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां सूरज खूब आंखें दिखा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। बात करते हैं सवात के दर्जा हरारत की, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 22 और कम से कम 9 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी और वस्ती अजला में दिन के औकात में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। अब सुबह पंजाब के मौसम की बात करते हैं, जहां झुलसा देने वाली गर्मी ने पंजे गाड़ रखे हैं। लाहौर में दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 41 और कम से कम 29 डिग्री रहेगा। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 41 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहां पर आज दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 47 और कम से कम 32 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सुबह के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम दोपहर के बाद वस्ती और जनूबी पंजाब में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। और अब नजर डालते हैं सुबह बलूचिस्तान के मौसम की तरफ, जहां कोयटा का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा
38 और कम से कम 18 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के जनूबी अजला शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। इस दौरान तेज़ हवाएं चलने की भी तवक्को है और शाम के औकात में योब, मूसा खेल और बारखान समेत गिरदो नवाह में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बादल भी बरस सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं कदीम तहजीबों की सरजमीन सूबा सिंध की, जहां गर्मी के वार जारी हैं। मुल्की मईशत के मरकज़ कराची का जिक्र करें तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 36 और कम से कम 28 डिग्री रहेगा। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम दोपहर के बाद साहली इलाकों में गर्द आलूद हवाएं भी चल सकती हैं। जनाब, मुल्क भर में मौसम किस तरह का रहने वाला ये सूरत हाल आपने जानी। और लाहौर की अगर हम आपको बात बता दें तो जनाब ठंडी हवाएं तो जो कल से चल रही थी वो अब तक भी चल रही हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर में जो दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैसे ही महकमा मौसमियात की जानिब से 24 मई तक हीट वेव की पेशगोई की गई है, तो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होगा और फील्स लाइक जो है वो तो बिल्कुल ही अलग होगा। बिल्कुल, तो इसके लिए आप खास एहतियात करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें और बिला ज़रूरत गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें। खैर, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं और बात कर लेते हैं भारतीय दहशतगर्दी की। तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय अवाम की तवज्जो हटाने के लिए मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल तेज कर दिया। बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रोज की ही अगर हम बात कर लें तो बलूचिस्तान का इलाका है खुजदार, जहां पर भारत के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की और स्कूल बस पर खुदकुश हमला किया, जिसके नतीजे में 4 मासूम तलबा समेत 6 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ISPR ने भारतीय दहशतगर्दी का पर्दाफाश करते हुए कहा कि मैदान जंग में बुरी तरह नाकामी के बाद मोदी हुकूमत बुज़दिलाना और जालिमाना कार्रवाइयों पर उतर आई है। ISPR के मुताबिक हमले के मनसूबाबंदी भारत में की गई दहशतगर्द प्रॉक्सी के जरिए बलूचिस्तान में इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया गया। मोदी हुकूमत के इशारों पर काम करने वाले दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा और इन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और कलअदम BLA का गठजोड़ किसी से भी ढका छुपा नहीं है। 10 मई के बाद भारत के मुख्तलिफ नामी और बेनामी सोशल मीडिया हैंडलर्स की जानिब से बलूचिस्तान पर हमलों की धमकियां दी जा रही हैं। भारतीय साबिक फौजी अफसरान कलअदम BLA के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ करते नजर आ रहे हैं। आइंदा चंद हफ्तों में मजीद कार्रवाइयों का इशारा भी दिया जा रहा है। भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में रियासत राजस्थान में दहशतगर्दों की तरबियत के लिए 21 कैंप चलाए जा रहे हैं। दहशतगर्दों को फंडिंग, तरबियत और हथियार फराहम किए जा रहे हैं। इस हवाले से DG ISPR की मुतादिद प्रेस ब्रीफिंग्स पे भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद मंजर-ए-आम पर लाए जा चुके हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलविस दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय सहूलतकारों से रवाबित साबित हो चुके हैं। भारत की सियासी क़यादत और मीडिया खुद दहशतगर्द तंजीमों के बयानिए को फ़रोग दे रहे हैं और सबसे बड़ा सबूत भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का इतराफ़ कर चुका है, ये भारत के मकरू चेहरे का सबसे बड़ा और वाज़ेह सबूत है। मगर पाकिस्तान के अवाम, सियासी क़यादत और मुसल्लह फ़ौज के हौसले बहुत बुलंद हैं। वो भारतीय दहशतगर्दी की हर शक्ल से निपटना जानते हैं। लेकिन भारत याद रखे, पाकिस्तान न दबने वाला है, न झुकने वाला, न डरने वाला और ना ही रुकने वाला। दुश्मन जितना भी गहरा वार करेगा, हम उतनी ही कुव्वत से जवाब देंगे। हम दुश्मन के हर वार का ऐसा जवाब देंगे कि वो सदियों तक याद रखेगा। ये कौम शहीदों के लहू का सौदा नहीं करती, बल्कि हिसाब लेती है। हम अपने हर शहीद के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। पाकिस्तान को कमजोर समझने वाले याद रखें, ये वही कौम है जो मिट्टी से चट्टान बन जाती है और ये वही पाकिस्तान है जिसे मिटाने की हर कोशिश करने वालों को तारीख ने खुद मिटा दिया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, भारत ने अपनी खिफत को मिटाने के लिए बलूचिस्तान में अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह का खदशा जाहिर किया जा रहा था वही हुआ, अपनी प्रॉक्सीज को मुतहर्रिक कर दिया है। इस वक्त दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए बेरहमाना और वहशियाना कार्रवाइयों की किस हद तक जरूरत है?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़ैर एंड नजफ, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आई थिंक पाकिस्तान को हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो दोनों खतरात हैं हमारे, इसमें इजाफा होगा। एक फितना अल खवारिज जो खैबर पख्तूनख्वा में जिसकी ज़्यादा एप्लीकेशन हो रही है, और दूसरा अब इसको हम कहते हैं जी फितना अल हिंदुस्तान जो बलूचिस्तान में। तो इन सारों को जितने ये इनके स्पॉन्सर प्रॉक्सी के जितने भी ये क्लाइंट्स हैं, ये अब एक ही छतरी के नीचे ऑपरेट कर रहे हैं जी। तो फितना अल हिंदुस्तान का ये जो एप्लीकेशन बलूचिस्तान में हुआ है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब उसको जो खिफत उठाना पड़ रही है, इस वक्त उनकी हालत यह है कि कोई दो कंट्रीज भी किसी दुनिया के किसी हिस्से में बायलैटरल बातचीत भी कर रहे हो तो वो समझते हैं कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कंस्पायरेसी हो रही है। तो दे हैव गॉन इनटू एन इल्यूजन वर्ल्ड। जितना झूठ बोला गया भारत की सियासत की तरफ से, भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप, और ख़ास तौर पे ये जो आरएसएस और हिंदुत्व का माइंडसेट है मोदी की क़ियादत में, इससे इतना झूठ भारत में बोला है, इतना झूठ और स्ट्रेटेजिक झूठ, जिससे नेशन का एक मजाज चेंज हो जाता है जी। तो टुडे वी आर फेसिंग दैट चेंज नेशन। हमारा इसका बिहेवियर चेंज करने के लिए अब बहुत ही सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे। अभी आपने जो ज़ैर सवाल किया कि कितना सख्त हमने कार्रवाई करनी है, देखिए एनिमी विदाउट को तो आपने देख लिया हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, और पाकिस्तान जिस तरीके से भारत को 40-45 मिनट के इनिशियल रिस्पांस में ही बेबस कर दिया, स्क्रैम्बल किया उन्होंने। कल भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कहीं व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, इंडिया का जिक्र किया, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि इंडिया के हमने ये अमन करवा तो दिया है, इनकी बातचीत, इनको डीएस्केलेट किया है, लेकिन कोई पता नहीं है कि कल कुछ मेरे बारे में ये कहना कि वो एक्चुअली इशारा भारत की तरफ कर रहे थे। और उन्होंने पाकिस्तान को प्रेज किया कि दे आर अ ग्रेट नेशन, क्योंकि ऑनरेबल तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से जो चीज़ है आप उसको मानते भी हैं। जाहिद साहब, अगर आपकी बात को कंटिन्यू किया जाए तो गुज़िश्ता रोज़ भी बलूचिस्तान के जो शहर है खुजदार में मासूम बच्चों पर दहशतगर्दी का हमला किया गया है। क्या समझते हैं पाकिस्तान भारत को, अगर हम ये देखें पाकिस्तान भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का जवाब किस तरह देगा? एक तो ये इसको ज़रा आंसर कीजिएगा, और साथ ही साथ क्या समझते हैं कि भारत ने खुजदार पर हमला करके पाकिस्तान को जवाबी वार का मौका फराहम किया है? जी देखिए नजब, मैं उसी तरफ ला रहा था जी सारी डिस्कशन को। हम इस तरफ रहे कि विदाउट जो भारत है उसके स्ट्रेटेजिक झूठ के बावजूद हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर लिया। अब इसका ये जो इनर फ्रंट है, जिसे मैं फितना हिंदुस्तान कह रहा हूँ, इसको डील करने की भी सलाहियत पाकिस्तान के अंदर है। मैं रेफर करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ओवरसीज से जो स्पीच थी, उन्होंने दो थ्रेट्स को बड़ा क्लियरली वार्न किया था। एक उन्होंने भारत को वार्न किया था कि आप हमें इंटिमिडेट नहीं कर सकते, आप हमें क्वर्स नहीं कर सकते, आप जो मर्जी एप्लीकेशन करें, हम अपने रिजॉल्व से आपको जवाब देंगे, और पाकिस्तान उसका जवाब दिया। दूसरा, उन्होंने ये जो दहशतगर्द हैं, जो फितना अल हिंदुस्तान के क्लाइंट्स हैं, जो इनके फील्ड में पाकिस्तान के अंदर मौजूद होकर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा क्लियरली कहा था कि तुम समझते हो कि पाकिस्तान को तुम नुकसान पहुंचाओगे तो वी विल टेक यू डाउन, पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक देम डाउन जी, इसमें कोई शक नहीं है। कल जो वार किया है इन्होंने खुजदार में, अब इनकी मेंटेलिटी देख ले। ये मासूम बच्चे, चाहे एपीएस पेशावर के हों, चाहे एपीएस खुजदार के हों, या किसी भी स्कूल के बच्चे हों, इनको ये मारते हैं जी। अच्छा, अब ये इन्होंने एक और तरीका अपना लिया कि खुद ही अपने ऊपर अटैक करते हैं, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में अपने ही लोगों को मारते हैं, और फिर उसको कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरीके से ऐसे किया जाए कि ऐसा शो किया जाए कि जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस ये ऑपरेशंस कर रही हैं, और ये 100% टैक्टिस है हिंदुस्तान की। तो वो माइंडसेट उनकी इधर एप्लीकेशन में नजर आ, दे विल बी टेकन डाउन। 3-4 चीजें जो हमने करनी है नजब, जो आपके सवाल का जवाब है कि एक तो काइनेटिक बेरहमाना अपने काइनेटिक एप्लीकेशन करना है उन लोगों के खिलाफ जो प्रिसीजन के साथ, उन लोगों के खिलाफ जो इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे स्पोर्टर्स हैं, अबेटर्स हैं, फाइनेंशियर्स हैं, या इनको लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहे हैं, एंड प्लस द माइंडसेट, फिर हैंडलर्स इनके, और ये जो लोग ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। तो ये कंप्लीट सेट के खिलाफ ऑपरेशन ना कह लें बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन को बाद
फिर कई लोग पोलिटिकली भी यूज करते हैं। मेरी बलूचिस्तान के लोगों से ये दरख्वास्त है जी कि इस फितरे को समझें, इसको जो सोशल आपके प्रॉब्लम्स है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, यस एग्रीड, हमारी अकोमोडेटिव मिस्टेक्स है, वो है अपनी जगह है, लेकिन ये सोशल मूवमेंट्स जो उन डेप्रिविएशंस को दूर करने के लिए इस्तेमाल खड़ी होती हैं, ये मूवमेंट्स हाईजैक हो चुकी हैं जी। अब सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स बन गई हैं जो पाकिस्तान के निजाम को खराब करना चाह रही है, और ये सबसे बड़े दुश्मन नजफ जानती है किसके, ये बलूचिस्तान के अपने लोगों के खिलाफ है, उनकी तरक्की के खिलाफ है, उनकी प्रोग्रेस के खिलाफ है। जो भारत अपने सिखों को, जो भारत अपने वहां 23 करोड़ मुसलमानों का सिंसियर नहीं है, कभी वक्फ बिल ले आता है, कभी स्टेटलेस उनको कर देता है, कभी कश्मीर में 370 लगाता है, उनको कत्ल करता है। बहुत बुरे हालात हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि आर्मी चीफ का वो जो खिताब जो हमने सबने सुना, जिसमें कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि ये जो 1500 लोग हैं, BLA की तरफ जो इशारा था। सर, साबिक भारतीय फौजी अफसरान खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो कलअदम BLA को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ओपन सीक्रेट है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम देखते हैं कि BLA के जो सरपरस्त है हमें दिल्ली में भी दिखाई देते हैं, और अब तो जनाब उनके सर पर खुलेआम हमें मजीद हमलों की धमकियां भी मिल रही हैं। क्या आप समझते नहीं ये वाज़ेह ऐलान जंग है, और इस पर पाकिस्तान तो जवाब देगा ही, भरपूर तरीके से देगा, लेकिन पूरी दुनिया को भी देखने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के, लेकिन दूसरी तरफ आप पूरी तरह स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, पूरा आपने उनके नान नुस्खे का, पूरे हथियारों का, हर तरह की चीज़ों का आपने उनका खर्चा उठाया हुआ है कि जनाब आपने बस पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी है और आपका कोई काम नहीं। जी उज़ैर, देखिए आप कह रहे हैं ये ऐलान जंग है, ये ऐलान जंग से दिस इज लिटिल बियॉन्ड ऐलान जंग, दिस इज जंग, द वॉर इज ऑन। ये जंग है जी, प्रॉक्सी और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मिक्स पाकिस्तान के खिलाफ लगा हुआ है। सारा फाइनेंसेस वो करते हैं, इनके जिनकी तरफ आप BLA की तरफ इशारा कर रहे हैं, BLA BRA, ये जिनको मैं फितरा अल हिंदुस्तान क्यों कह रहा हूँ कि इनके अकाउंट्स वहां पे मेंटेन होते हैं, इनकी फाइनेंस वहां पे होती है, इनके इलाज वहां पे होते हैं, यहाँ पे तस्वीरें, और वो भारत की ये जो हिब्रिस्टिक अप्रोच है ना जी, वो कुछ अर्सा पहले हम बहुत देखते थे कि जी हम ये कर देंगे बलूचिस्तान में, फिर डिफेंसिव ऑफेंसिव की बात हो रही है, डोवल की हम स्पीचेस, तो दिस इज देयर क्लियर डिक्लेयर्ड एंड क्लियर पॉलिसी, उस पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो पॉलिसी है उनकी। अब दुनिया भी उनको देख रही है और दुनिया उनको समझ रही है, लेकिन वही बात है ना, अपना इंटरेस्ट आ जाता है जी, अपना इंटरेस्ट जब सामने आता है तो दुनिया फिर उसको एक्सेप्टेंस देती है। लेकिन अब मैं इसको थी का सीखा इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि दुनिया ने इनका जो रंग है ना जी, इनकी दीवारों से उतर चुका है। ये बड़ी बदनुमा दीवारें निकली हैं हिंदुस्तान की, जिसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या कह ले कि जी वॉच डॉग समझते थे कि वो यहाँ पे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में स्कटल करेगा उनके जो मेन कंपिटिटर है चाइना की प्रोग्रेस को, तो अब वो भी 6 दफा सोचेंगे कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी प्लस पाकिस्तान की जो कोलैबोरेशन से जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी चैलेंज हुई है, तो अब इस पे डिबेट शुरू हो गई। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखें तो लोग पाकिस्तान के इस रिस्पांस को मॉडल बना के पेश कर रहे हैं कि जी ये तो इन्होंने इस्तेमाल कर दिया, तो वहां पे उसको शिकस्त हुई, तो अब वो प्रॉक्सी वॉर और नीच तरफ आएगा। ये सरबजीत सिंह से लेकर कुलभूषण जिसका आपने जिक्र किया, ये जो मंकीज हमने पकड़े हैं, ये उनकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे वो अभी जो आपने पिछले दिनों हमीद नामी शख्स पकड़ा जेलम के इलाके में, जो उनके बेहस पे, तो दे आर क्लियरली इन्वॉल्व इन दिस, और वो उसको और ओन भी कर रहे हैं। अब आपकी बात आती है कि हम करेंगे क्या। मैं यही कह रहा हूँ कि पहले जो विद इन इनके जो सपोर्टर्स अबेटर्स जो लोग जहां से शुरू हो चुका है काम, और देखिए परसू भी किया जाएगा जहां से ये आएंगे। आज भी मेरे ख्याल में भारत का एक सुबह एक पर्सोना नॉन ग्राटा किया जी हमने, एक इंडिविजुअल जो एम्बेसी से, कि वो इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व है। ये लोग ओपनली इन्वॉल्व, और पाकिस्तान ने अब इन पे नजर रखी है। दे विल बी हंटेड डाउन। नेशन को चाहिए कि परेशान ना हो। यस, हमारे बच्चे, ये इनका खून रायगा नहीं जाएगा। जैसे हमने हवा बीबी का बदला लिया, जो 4 साल की बच्ची भावलपुर में मारी गई, जैसे उज़ैर मोहम्मद वगैरह का बदला लिया, जैसे इर्तजा का बदला लिया, इंशाल्लाह इनका भी बदला लिया जाएगा। एंड बदला लिया जाएगा। अभी पाकिस्तान अमन उसी को देगा जो अमन की बात करेगा, बिल्कुल, रिस्पेक्ट उसी को देगा जो रिस्पेक्ट की बात करेगा। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान का डायलॉग इस वक्त चाइना में हो रहा है। अफगानिस्तान की हुकूमत को यही समझाया जा रहा है कि आपकी प्रोग्रेस, पाकिस्तान की प्रोग्रेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कल्चर हमारी एफिनिटी है। तो इंशाल्लाह ये चीजें बेहतर होती चली जाएंगी।
परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, होल ऑफ अ नेशन अप्रोच बड़ी जरूरी है। ये भी पाकिस्तान की आवाम को आपके वसातत से मैं ये बताना चाहूंगा मीडिया से कि हाइब्रिड में एवरी सिटीजन हैज टू प्ले द रोल। एवरी सिटीजन, मैं, आप, एवरी, हमारा ये जो सोशल मीडिया है, जो हम इन डिबेट्स में फिर वो फितना सर उठाएगा विद इन पाकिस्तान आल्सो। जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक जाहिद साहब हम सबको ही जो है वो इस 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा और अपने वतन के लिए इसमें पार्टिसिपेट करना है, कंट्रीब्यूट करना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और बिल्कुल जिस तरह से ये हमला हुआ बड़ा अफसोसनाक है। मासूम बच्चे जो हैं वो शहीद हुए और साथ ही साथ जो बच्चे अस्पताल में मौजूद हैं उनमें से भी कुछ की हालत बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। और अगर हम देखें तो वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से जो बयान सामने आया, सरफराज मुफ्ती साहब ने जो कहा कि हमें थ्रेट्स मौजूद थे, हमें पता था कि कोई इस तरह का हमला हो सकता है जिस तरह भारत को मुंह की खाना पड़ी तारीखी मार्के में, ऑपरेशन बुनियान मरसूस में। तो उसके बाद कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं जो कि हमेशा से स्पॉन्सर्ड कार्रवाइयाँ होती हैं, BLA के जरिए करवाई जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये मालूम नहीं था कि हमारा दुश्मन इस हद तक गिर जाएगा कि मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाएगा जो इल्म के हुसूल के लिए अपने घरों से निकले थे, उनको इस बेदर्दी से, इस बेरहमाना तरीके से निशाना बनाया जाएगा, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। तो हम हमेशा अपने दुश्मन को जवाब देते हैं, भरपूर देते हैं, लेकिन हम उनके मासूम शहरियों को हमेशा निशाना बनाने से गुरेज करते हैं। यही एक फ़र्क है हम में और हमारे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। और नाजरीन, सूरत हाल काफ़ी सीरियस है और संगीन है। इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स आएंगी और मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन होगी उस पर गाहे बगाहे आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी पाकिस्तानी कोपहमा से जो उम्र में तो कम है लेकिन हौसले और हिम्मत में बड़े बड़े पहाड़ों को भी चैलेंज कर चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की माउंटेन प्रिंसेस सलीना ख्वाजा की, जिन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में, महज 9 बरस की उम्र में 6050 मीटर बुलंद चोटी मंगलिक सर और 10 साल की उम्र में 7027 मीटर बुलंद स्पेंटिक पीक को सर करके दुनिया की कम उम्र तरीन कोपहमा का एहसास अपने नाम किया। स्पेंटिक पीक को गोल्डन पीक भी कहा जाता है और इसे सर करना तजुर्बाकार कोपहमाओं के लिए भी एक खासा मुश्किल चैलेंज होता है। सलीना के बारे में आपको बताते हैं। सलीना का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद से है और उन्होंने सिर्फ 6 साल की उम्र में पहाड़ों से दोस्ती का आगाज़ किया और एबटाबाद में मौजूद 3000 मीटर बुलंद चोटी मीरन जानी को अब तक 263 बार सर करने का मुनफरिद एजाज़ भी रखती हैं। सलीना का ये सफ़र सिर्फ फिज़िकल फिटनेस का नहीं है नाजरीन, बल्कि अज़म, हौसले, तरबियत और इस्तकामत का भी है। उनके वालिद जो उनके कोच हैं, मेंटोर हैं, इस सफ़र में बहुत बड़ा सहारा है उनका। आज के सेगमेंट में हम जानेंगे सलीना की कहानी, उनकी ज़ुबान ख्वाब, उनकी तैयारी, उनकी मुश्किलात और उनके अगले अहदाफ के बारे में। आइए खुशामदीद करते हैं पाकिस्तान की कम उम्र बाहिम्मत कोपहमा सलीना ख्वाजा को। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सलीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा सलीना, 6 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में, जब बच्चों को बिल्कुल होश नहीं होता, आपने पहाड़ों का रुख किया, पहाड़ों से दोस्ती का आगाज़ किया। कैसे शौक पैदा हुआ आपको कोपहमाई का? जब मैं 6 साल की थी तब तो हम लीजर ट्रिप्स के लिए जाते थे मीरन जानी टॉप, और वो पापा मुझे कंधे पे उठा के लेके जाते थे। तो उधर फिर आहिस्ता आहिस्ता पापा मुझे छोड़ते थे कि हाँ अब मैं चल सकती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। देन बाय द टाइम आई वाज 7 मैं पूरा ट्रैक खुद कर लेती थी और उसके बाद फिर मैं इम्प्रूव करती गई। मैं लोगों को पीछे छोड़ देती थी ट्रैक पे, तो फिर पापा ने नोटिस किया कि मैं इम्प्रूव कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, और हमने सोचा कि आगे किसी बड़े पहाड़ पे अटेम्प्ट करते हैं। फिर 5000 मीटर वाला मैंने किया कुसर, एंड दैट वाज सक्सेसफुल, अ विंटर एक्सपीडिशन। तो उसके बाद फिर बस आगे हम जाते गए और पहाड़ों पे। तो सलीना, यानी हम ये कह सकते हैं कि आप जो पहाड़ों से दोस्ती निभा रही हैं, इसका आगाज़ आपके बाबा ने किया था, उन्होंने आपकी पहाड़ों से दोस्ती करवाई थी। आपका इंट्रो तो हमने करवाया, उसमें आपके बारे में बताया, ज़रा आप भी खुद हमें तफसीलन अपने बारे में बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, कौन कौन से पहाड़ आप सर कर चुकी हैं और क्या आपके गोल्स हैं, क्या आपका आज़म है? मैं अभी ओ लेवल्स कर रही हूँ, 11th क्लास में हूँ। अच्छा। और मैंने मीरन जानी टॉप की हुई है 264 टाइम्स, मकला पीक की हुई है, मूसा का मसल्ला किया हुआ है, रश पीक की हुई है, कुसर की हुई है, मिंगलिक सर की हुई है, विलियो सर भी की हुई है। दीज आर 26,000 मीटर्स। और फिर स्पेंटिक पीक का मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था फिर बीइंग द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। और मैंने 3 बार 8,000 मीटर पे अटेम्प्ट भी की हुई है। अच्छा सलीना, ये आपने जो स्पेंटिक पीक का
सर की है और इसका भी आपने जिक्र किया, ये एक बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक मुहिम है डेफिनेटली। ये कैसा एक्सपीरियंस रहा और जब आप सर कर रही थी किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, और आप जब किसी भी मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं ना, एक ख़ास किस्म की आपको पर्टिकुलर किस्म की फीलिंग्स आती हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा होता है कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए, तो आपने अपनी उन फीलिंग्स पे काबू कैसे पाया, ये भी बताइएगा। स्पैंटिक पे जब मैं थी तो एक तो ये था कि मैं छोटी थी और मेरी साइज का इक्विपमेंट बहुत मुश्किल से मिलता था, और फिर ऊपर जाके एक हमारे साथ हादसा भी हुआ था कि जो हमारे पोर्टर्स थे उन्होंने टेंट को सही से सिक्योर नहीं किया था, तो वो टेंट और मेरा जो सारा इक्विपमेंट था वो सारा उड़ गया था। तो आई डिडंट हैव अ प्रॉपर जैकेट और माय मिटन्स, तो ऊपर जाते हुए मुझे काफ़ी मुश्किल हो रहा था, मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन पापा ने मुझे गिव अप नहीं करने दिया एंड एट द एंड मैंने सक्सेसफुली सबमिट भी कर लिया था। जबरदस्त। सलीना, इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े पहाड़ों को सर करने के लिए एक खास किस्म की रूटीन अपनाना पड़ती है, खास तौर पे आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो अपनी पढ़ाई के साथ इतनी मुश्किल ट्रेनिंग को आप कैसे मैनेज करती हैं, और क्या यहाँ पर भी आपके वालिद ही आपके ट्रेनर हैं, वही आपकी अब भी रहनुमाई करते हैं? पापा जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट है, तो वो ही हमारा अपना जिम भी है, तो वो मुझसे एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं, मुझे प्रॉपर डाइट देते हैं। और पढ़ाई का ये है कि अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ, तो जो माउंटेनियरिंग है वो टॉप प्रायोरिटी ले जाती है, लेकिन मैं फिर भी साथ साथ बैलेंस करती हूँ उसको अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके। अच्छा सलीना, आपने ख़तरनाक जो लम्हा था आपकी इस जर्नी का, वो तो हमारे साथ शेयर किया, ये भी बताइएगा कि ऐसा कोई यादगार लम्हा जो आप अभी भी सोच के एंजॉय करती हैं, आपको भूलता नहीं है, आपको अच्छा लगता है उसके बारे में, कुछ है ऐसा वाक़या आपके पास? ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बेस कैंप पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट होती है, बॉनफायर्स होती हैं, तो उस तरह की चीज़ें मुझे याद रहती हैं ज़्यादातर। अच्छा सलीना, ज़रा हमें ये बताएं कि बिल्कुल जब आप पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, रास्ते में खुद को बार बार जो है ना अपनी हिम्मत को जमा करना होता है कि बस थोड़ा सा फासला आ रहा है, अब हम पहुंचेंगे। जब आप पीक पे पहुंच जाते हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए ज़रा बताइएगा क्या फीलिंग्स होती हैं, आप वहाँ पर मौजूद होते हैं, आसमान से आप बातें कर रहे होते हैं, और आपने तो बताया कि आप पहले ही पहुंच जाती हैं सबसे, तो आप अकेली पहाड़ की चोटी पे और सामने खुला आसमान, क्या उस वक्त मंजर होता है और माइंड में क्या चल रहा होता है? आई थिंक उस टाइम तो दिमाग खाली होता है, कोई सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट उस टाइम मुझे नहीं आती, वो नीचे जाते हुए मुझे आ रही होती है कि ओ मैंने कुछ किया है। तो टॉप पे तो व्यू मतलब नीचे जाके आइडिया होता है कि मैंने कुछ कर लिया, कितना बड़ा काम कर दिया। ठीक है सलीना, हमें ये बताइए, ये तो आपका प्रेजेंट चल रहा है, आप इसको एंजॉय कर रही हैं, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, मजीद और क्या करना चाह रही हैं, कौन कौन सी चोटियां सर करेंगी? अभी हम सोच रहे हैं कि जून में हम नांगा पर्वत अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारे अभी स्पॉन्सर्स पे इफ वी डोंट गेट एनी स्पॉन्सर्स देन आई वोंट बी एबल टू गो, एंड उसका नुकसान ये होगा कि इस साल मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है फॉर बीइंग द यंगेस्ट, और अगर मैं ना गई तो वो फिर हमारा रह जाएगा, बट इफ आई डू इट आई विल गो फॉर G1 एंड G2 एज वेल, और उसके बाद फिर जो दुनिया में बाकी 8000 मीटर के पहाड़ हैं वो भी करने हैं। सलीना, लास्टली हमें ज़रा ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में कोपेमाई के लिए किस किस्म की जो है गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए माउंटेनर्स को? एक तो होना चाहिए कि देयर शुड बी सम प्रॉपर माउंटेनियरिंग स्कूल्स, जो हमारे पास अभी प्रॉपर नहीं है, बहुत स्केर्स है, और दूसरा ये कि उनको फंडिंग में भी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो आज तक कोई सपोर्ट नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग के मामले में। बिल्कुल ठीक सलीना, चलें उम्मीद यही है कि गवर्नमेंट आपकी ये अपील सुनेगी और आपके हवाले से, और आप जैसी बच्चियां जो भी कोपेमाई को पसंद करती हैं, इसको एज अ फ्यूचर के तौर पर देखती हैं, प्लान करना चाहती हैं, उनको भी सहूलत फराहम करेगी। बहुत सलीना, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जब भी आप किसी भी यंगस्टर से, पाकिस्तान के टैलेंट से बात करते हो जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है और अपना नाम रोशन करता है, साथ ही साथ अपने मुल्क का नाम रोशन भी करता है, तो बहुत ही एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अब आपको लिए चलेंगे खेल के मैदान में। तो पाकिस्तान सुपर लीग का मेला फैसला कुन मरहले में अब दाखिल हो चुका है। प्लेऑफ के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं जिनसे आप सब लुत्फानंदोज़ भी हो रहे होंगे। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात करें तो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाने वाले पहले क्वालिफायर मैच के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है।
ग्लैडिएटर्स के 210 रन के हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 179 रन पर ढेर हो गई और उसे 30 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। PSL का एलिमिनेटर मैच आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। दो रवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। एलिमिनेटर की फातेह टीम कल 23 मई को इस्लामाबाद यूनाइटेड से पंजा आजमाई करेगी। दूसरी जानिब भारत की तमाम साजिशें नाकाम हो गई हैं। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। PCB ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज का स्केड्यूल जारी कर दिया है। इस स्केड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला T20 28 मई को, दूसरा मैच 30 मई को, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 1 जून इतवार को खेला जाएगा। PCB के मुताबिक सीरीज के तमाम मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टीम की क़यादत ऑलराउंडर सलमान अली आगा करेंगे, जबकि शादाब खान नायब कप्तान होंगे। ताहम स्क्वाड से 3 कौमी स्टार्स बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। इन्हीं तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद याया हुसैनी साहब। याया साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, भारत की तमाम साजिशें अब देख रहे हैं हम कि नाकाम हो गई हैं और पाकिस्तान ने बांग्लादेश बोर्ड को अपनी टीम पाकिस्तान भेजने पर राजी कर लिया है। कितनी बड़ी कामयाबी आप समझते हैं इसे PCB की? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और वालेकुम अस्सलाम। और आपने बात की है पड़ोसी मुल्क भारत की। पहले उन्होंने जारियत की, पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। पाकिस्तानी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इनका जो मीडिया एक गलत प्रोपेगेंडा दौरान जंग कर रहा था और उसके बाद अब भी उन्होंने हर्जा सराई का जो मौका है वो हाथ से जाने नहीं दिया है। बांग्लादेश को 5 T20 मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आना था, जिस तरह आपने बताया कि 3 T20 अब वो खेलेंगे। और हुआ ये कि जो प्रोपेगेंडा भारत के मीडिया ने किया, उसके बाद बांग्लादेश के क्रिकेटर्स जो है वो पाकिस्तान आने में रिलक्टेंट थे। और जब इस सूरत हाल का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी को पता चला तो उन्होंने दुबई में हंगामी तौर पर जो है एक मीटिंग रखी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के साथ और उसमें उनको कामयाबी मिली और एक बार फिर भारत को मुक्की खानी पड़ी। बिल्कुल ये अलग बात है कि मैच 5 से 3 हो गए हैं और बांग्लादेश टीम जो कि इस वक्त UAE में मौजूद है और उसको हैरानकुन तौर पर 3 T20 मैचों की सीरीज में 2-1 से नाकामी का सामना करना पड़ा है लुटन दास की क़यादत में। और अब वो पाकिस्तान खेलने के लिए आ रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात थी कि एक तरफ दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी PSL खेलने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है और बांग्लादेश के क्रिकेटर जो है वो हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे थे पाकिस्तान आने से। खैर, सारी चीजें अच्छे अंदाज में सॉर्ट आउट हो गई हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो होस्ट करने के लिए तैयार। बिल्कुल ठीक सर, बताइएगा इस हवाले से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और टीम की क़यादत ऑलराउंडर सलमान अली आगा के सुपुर्द की गई है, जबकि शादाब खान को नायब कप्तान बनाया गया है। शादाब खान के बजाय सलमान अली आगा को कप्तान बनाने की वजह आपको क्या नज़र आ रही है और इनकी क़यादत कितनी मौसर साबित होगी? शादाब खान कप्तान कैसे बन सकते थे? कप्तान तो सलमान अली आगा ही थे और शादाब खान इससे पहले भी वाइस कैप्टन थे। न्यूजीलैंड के टूर पर सलमान अली आगा को पाकिस्तान टीम का कैप्टन अनाउंस किया गया था। इससे पहले वो जिम्बाब्वे की सीरीज में पाकिस्तान के कप्तान रहे थे। और रही जहां तक शादाब खान की बात, तो वो इस वक्त टीम के नायब कप्तान हैं। जब उनको टीम में मुंतखब किया गया था तभी बहुत ज्यादा सवालात उठे थे कि भाई शादाब खान किस परफॉर्मेंस में पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं। सलमान अली आगा एक अच्छे ऑलराउंडर है। हालिया अरसे में उन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अभी उनके कप्तानी के इब्तिदाई दिन है, एक नई टीम को वो लीड कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। बिल्कुल साबित हो सकते हैं। या सब कौमी स्क्वाड के अंदर हम देख रहे हैं कि 3 कौमी स्टार्स बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया गया है। ये फैसला कितना दुरुस्त है और 3 स्टार प्लेयर्स को स्क्वाड से ड्रॉप करने की क्या रीजंस है? मतलब कोई परफॉर्मेंस इशू है या फिर रेस्ट देना मकसूद है? क्या रीजन है? देखिए, स्टार प्लेयर तो वो होता है जो टीम में स्टार जैसी परफॉर्मेंस दे, टीम उसकी परफॉर्मेंस से चमके। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, इनकी कारकर्दगी अगर बैनुल अक़वामी सतह पर T20 क्रिकेट के तनाजुर में आप देखें तो उस तरह रही नहीं जिस तरह उनकी माजी में कारकर्दगी रही थी।
और इससे पहले उनको न्यूजीलैंड के दौरे में बाहर बैठाया गया, अब उनको बांग्लादेश के दौरे में टीम से बाहर किया गया है। और वाज़ेह तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम और रिजवान के अलावा अब आगे देखना चाहता है, नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहता है, क्योंकि उनके खेलने से पाकिस्तान टीम में कुछ बदलाव आ नहीं रहा था। पाकिस्तान टीम सिर्फ बाबर आजम और रिजवान के गिर्द घूम रही थी, न खेल में कोई बेहतरी आ रही थी, न मॉडर्न डे क्रिकेट के तकाज़ों को आप पूरा कर रहे थे। ठीक है कि रिजवान ने मुल्तान सुल्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन स्कोर किए, बाबर आजम जो है उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर एक सवाल यह है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो इनफरादी हैसियत में बेहतर रहती है, टीम के मुफाद में इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रहती। तो अब तवातुर के साथ ये दोनों खिलाड़ी टीम से ड्रॉप हो रहे हैं। एक जमाना था कि कहा जाता था कि जी बाबर आजम और रिजवान के बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं बन सकती। तो अब इन दोनों का पाकिस्तान टीम में वापस आना इतना नामुमकिन तो नहीं कहूंगा, मुश्किल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों को ड्रॉप करके। जहां तक रही शाहीन शाह अफरीदी की बात, तो उनकी कारकर्दगी में इस वक्त तसलसल नहीं है, उनकी कारकर्दगी में वो उठान नहीं है, तो इसीलिए नए खिलाड़ियों की तरफ क्रिकेट बोर्ड ने। बिल्कुल ठीक है, परफॉर्मेंस में बेहतरी की ज़रूरत है। बांग्लादेश के हवाले से बात कर लेते हैं। कौमी स्क्वाड में हसन नवाज जैसे नौजवान और तजर्बाकार प्लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, बताइएगा कौमी टीम का ये कॉम्बिनेशन कितना आपको बैलेंस नज़र आ रहा है, कितना मुतवाज़न नज़र आ रहा है आपको? देखिए, बैक करना पड़ेगा आपको इस टीम को। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप तजुर्बेकार खिलाड़ियों की जगह नए चेहरों की तरफ जा रहे हैं। कुछ तजुर्बेकार खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो रही है, जिस तरह फहीम अशरफ हैं, हसन अली हैं, नसीम शाह हैं, उनकी पाकिस्तान टीम में वापसी हुई है। उसके साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स की अंबार लगाने वाले पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाकर हनीफ मोहम्मद, कैप इस वक्त अपने सर पर सजाने वाले साहबजादा फरहान की टीम में वापसी हुई है। तो आपको इस टीम को बैक करना पड़ेगा, आपको इस टीम को वक्त देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ अगर आप बात करते हैं तो इस टीम को परफॉर्म भी करना पड़ेगा। हसन नवाज की आपने बात की, दौरा न्यूजीलैंड में उनका इंतखाब हुआ था, 5 T20 मैचों में उन्होंने 100 किया था। अब कोयटा ग्लैडिएटर से उनको एज ए ओपनर खेलने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन उन्होंने मिडिल ऑर्डर में अपनी अहमियत को जो है वो जताया, दिखाया अपनी परफॉर्मेंस के साथ। तो उनको अब बैनुल अक़वामी क्रिकेट में भी मिडिल ऑर्डर में ही मौका देना चाहिए। हाँ, एक अलग बात है कि गलती तो ना हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी से, ये हो नहीं सकता। साहबजादा फरहान को टीम में शामिल किया गया है, उनको कहा गया है कि वो विकेट कीपर है। बड़ी हैरानकुन बात है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन काफी अरसे से वो विकेट कीपिंग कर नहीं रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अब तक वो 11 मैच खेले हैं और 11 मैचों में किसी एक मैच में उन्होंने बहैसियत विकेट कीपर मैदान में कदम नहीं रखा। तो इस बात की वजाहत होनी चाहिए, जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेट कीपिंग नहीं कर रहा उसको आप पाकिस्तान में बतौर विकेट कीपर मुंतखब कर रहे हैं। बिल्कुल, इतना अहम रोल देना, इस पर बड़े सवालात उठते हैं। सर, पीएसएल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त दी है। इस्लामाबाद की शिकस्त की क्या वजह आप समझते हैं, और इस फाइनल मरहले में यूनाइटेड टीम जो है वो कुछ कमजोरियां दिखाना शुरू हो गई है, इसकी क्या वजह आपको नजर आ रही है? देखिए, आप T20 क्रिकेट में गलती करते हैं तो गलती की गुंजाइश नहीं होती। टेस्ट क्रिकेट को सेशन बाय सेशन खेल कहा जाता है। आप एक सेशन में खराब खेलते हैं, दूसरे सेशन में अच्छा खेल कर रिकवरी कर सकते हैं। वनडे क्रिकेट में भी आपके पास जो है वो मौका मौजूद होता है, बट T20 क्रिकेट में आपके पास गलती की गुंजाइश, पीछे मुड़कर देखने का मौका होता नहीं है। और अगर हम पहले क्वालिफायर की बात करें जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो कोयटा ग्लैडिएटर इस टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। आखिरी 8 मैचों में उन्होंने 7 मैच जीते हैं। एक मैच उनका बारिश की वजह से कलंदर के साथ नामुकम्मल रहा। 1 महीने से पाकिस्तान सुपर लीग में वो नाकाबिल शिकस्त हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी मनसूबाबंदी, दुरुस्त वक्त पर सही फैसले करना, फिर टॉस जीतकर एक अच्छा फैसला किया सहूर शकील ने। फिर उसके बाद पहले 4 ओवर में 15 के रन औसत के साथ बैटिंग कर रही थी कोयटा ग्लैडिएटर। उसके बाद एक मरहले पर जब 113 पर उनके 5 आउट हो गए, ये वो टाइम था जहां वापसी करनी चाहिए थी इस्लामाबाद यूनाइटेड को, लेकिन वहां पर जो है वो एक अच्छी शराकत मिली इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर को। फहीम अशरफ एंड दनेश चंदीमल ने बहुत तेज बैटिंग की, अपनी टीम को 200 रन का हिस्सा पार कराया। उसके बाद टीम की जीत में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया सैयद याह्या आपके वक्त का, और यकीनन क्रिकेट लवर्स के लिए बड़ी ट्वीट है। एक तो
जो PSL के मैचेस हैं वो बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गए हैं और साथ ही साथ बांग्लादेश की टीम भी जो है वो भारत की तमाम तर रेशा दबानियों के बावजूद पाकिस्तान आ रही है, मैच खेलेगी, 3 मैचेस होंगे और शायकीन क्रिकेट उससे भरपूर लुत्फानंदोज होंगे, उन्हें एंजॉय भी करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने हमेशा अपने जानदार स्क्रिप्ट्स, हकीकत से करीब तरीन किरदार और दिल में उतर जाने वाली अदाकारी के जरिए नाजरीन के दिल जीते हैं। जहां पर भारतीय ड्रामे अक्सर तवील, गैर हकीकी और फिक्शन पर मबनी होते हैं, वहीं पाकिस्तानी ड्रामे कम मकसाद में मुकम्मल कहानी को बयान भी करते हैं और माशरती मसाइल को इस अंदाज पे पेश करते हैं कि देखने वाले तारीफ पर मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तानी ड्रामे किरदार नगारी, कहानी की रवानी और जज्बाती गहराई में अपनी मिसाल आप हैं। उनकी खूबी यही है कि वो अपने माशरत, सकाफत और अक़दार की सही अक्कासी करते हैं, जबकि भारतीय ड्रामे अक्सर सास बहू, आपसी साजिशों और गैर ज़रूरी तवातल के गिर्द घूमते हैं। यही वजह है चल रहा था ना, उससे भी तवातल बहुत ज़्यादा मुझे तो वो साउंड याद है, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को भी होगा। नाज़रीन, दुनिया भर में ख़ास तौर पर जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तानी ड्रामों को सराहा जाता है, पसंद किया जाता है, देखा जाता है। तो आज की शोबिज़ सेगमेंट में हम जानेंगे कि इस हफ्ते किन ड्रामों ने शायकीन को अपने साथ जोड़े रखा, कौन सी ऑन सीन जोड़ी को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है और टॉप ट्रेंडिंग OSTs कौन से हैं और ईद उल अज़हा पर कौन सी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया मारूफ ड्रामा क्रिटिक माविश एजाज साहिबा ने। माविश, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसी हैं आप? और ड्रामों की सबसे पहले हम आज बात करेंगे, तो हमें बताएं इस हफ्ते कौन से ड्रामे सबसे ज्यादा हिट जा रहे हैं और उसकी वजह इनकी कहानी को आप समझती हैं, प्रोडक्शन अच्छी है या फिर एक्टिंग बहुत अच्छी की जा रही है? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए उज़ैर और नजफ़। इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो एक डिफरेंट तरह के जो ऑफरिंग्स हैं उसके दौर से गुजर रहे हैं, यानी हर तरह का फ्लेवर मौजूद है। परवरिश एक ड्रामा चल रहा है यार वैसे, जो कि टीनेजर्स और जेन जी के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा है। दस्तक एक ड्रामा है जो कि एक ओल्डर वुमन, नॉट वेरी ओल्डर बट एक ऐसी यंग लड़की जिसको ओल्डर मसाइल से डिस्कस करना डील करना पड़ा है, यानी ये कि उसकी डिवोर्स हो जाती है, उसके बाद उसका एक बच्चा है और उसके बाद जब उसकी दूसरी शादी होती है तो किस तरह के टैबूज सोसाइटी में वो फेस करती है। इसी तरह एक पीरियड ड्रामा है जो कि फरहान सईद और किंजा हाशमी का ड्रामा है जो हम TV से हो रहा है, जिसका नाम है शीनी फरहाद। इसके अलावा बहरूपिया एक ड्रामा है जो कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से डील कर रहा है। हिजर एक ड्रामा है जो कि एक कपल की पोस्ट मैरिज इशू से डील कर रहा है। एक नया ड्रामा शेयर आया है दानिश तैमूर का जो कि बहुत ही हाई पावर्ड इंटेंस किस्म का ड्रामा है। सो देयर आर लॉट ऑफ फ्लेवर्स इन पाकिस्तानी ड्रामाज राइट नाउ एंड ये हमारे इस वक्त टॉप फेवरेट्स हैं जो कि हम सब बड़े इन्हें मार्क से देखते हैं। हिजर इसमें थोड़ा सा अंडररेटेड है बिकॉज वो बहुत सारी ऐसे नुआंसेस को डील करता है जो कि मुझे लगता है जनरली हम नहीं उनके बारे में सोचते। लेकिन आई थिंक बहरूपिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज राइट नाउ और शीनी फरहाद ऑल्सो इज़ रियली रियली गुड। दस्तक और जैसे मैंने बताया परवरिश, तो ये टॉप ट्रेंडिंग ड्रामे हैं और ये इस वक्त दिलों पे राज कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के भी और जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। अच्छा महविश, आप डेफिनेटली कंपैरेटिव स्टडी अच्छी करती हैं, तो मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहूँगी पाकिस्तानी ड्रामाज में और इंडियन ड्रामाज में स्पेशल फ़र्क क्या है? उनके पास क्या, उनके म्यूज़िक के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या स्टोरी नहीं होती उनके पास? उनके एक्टर्स के पास अच्छी एक्टिंग नहीं है? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक किस्म का म्यूजिक जो हॉरिबल म्यूजिक है, दुम ता ना 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 या डुजुम डुजुम डुजुम, मतलब एक ही स्क्रीन पे इतने सारे मल्टीपल शॉट्स। और बहुत सारे शायकीन तो ये भी कहते हैं, जिनका इत्तफाक हुआ है देखने का, कि अगर मैंने कोई 12th एपिसोड मिस कर दिया है तो जब मैं 20वीं एपिसोड पे जाके वो देखूंगा तो भी मुझे स्टोरी समझ आ जाएगी कि पिछली एपिसोड्स में हुआ क्या था, क्योंकि कुछ नहीं हुआ होता। तो बेसिकली माजरा क्या है? बहुत बड़ा फ़र्क है। एक चीज़ का फ़र्क नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक या सिर्फ एक्टिंग या सिर्फ एक कहानी या पैटर्न का फ़र्क नहीं है, बहुत सारे फ़र्क हैं। पाकिस्तानी ड्रामा जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसका जो रूट है या जो उसकी इब्तिदा है वो लिटरेचर में है। हिंदुस्तानी ड्रामों की इब्तिदा लिटरेचर में नहीं है, वो मास कमर्शियली प्रोड्यूस्ड कंटेंट है फॉर टेलीविजन, फॉर मास एंटरटेनमेंट, जिसमें कुछ भी होता है और होता चला जाता है और एक अजीबोगरीब किस्म की नहीं बन रही होती है इस तरह के ड्रामों से, बल्कि वो खुद भी मेरे ख्याल से मजाक ही उड़ाते हैं अपने ड्रामों का। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे जो
हैं वो हमेशा से लिटरेचर और अदब की हवाले से उनकी एक इर्तिका हुई है। और इसके साथ साथ एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना वो दूर से लगता है कि ये शायद घरेलू बातों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन अगर आप उनके डीपर जाएं और बहुत सारे ड्रामों के जो जॉनर्स आप देखें, रिसेंटली फरार जो था वो डंकी के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है या क्राइम के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उन्होंने बात की थी। तो पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो जॉनर बेंडिंग भी होते हैं, मतलब कभी कभी वो बिल्कुल इन कन्फाइन से बाहर निकल के बिल्कुल ही जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। तो इट्स नेवर अबाउट सम लोग जो कभी कभी क्रिटिसाइज पाकिस्तानी ड्रामों को भी करते हैं कि जी ये सिर्फ सास बहू वाली कहानी सुनाते हैं, लेकिन उसमें माशरती मसाइल, आपस की रिलेशनशिप, सोसाइटी में मौजूद टैबूज, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात होती है पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर। जुमलों के ऊपर बहुत फोकस होता है, अदबी जुमले होते हैं, सेंटेंसेस, एक्टिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फोकस किया जाता है, जो मुझे लगता है बॉर्डर पार नहीं होता, और इसीलिए वो हमारे ड्रामे देख देख के हमारे तो अगर मैं आपसे महविश पूछना चाहूँ ड्रामों के हवाले से ही कि इस हफ्ते कौन से जोड़ी बेस्ट गई है, शायकीन के लिए लोगों ने पसंद की है, वो कौन सी जोड़ियाँ हैं? वेल आयना आसिफ और समर जाफरी जो परवरिश में स्टार कर रहे हैं, यंग एंड अपकमिंग स्टार्स हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। उनकी केमिस्ट्री भी बड़ी क्यूट है, पहले भी वो कुछ ड्रामों में काम कर चुके हैं साथ, तो उस वक्त भी उनको बहुत पसंद किया गया था, आज भी उनको बहुत पसंद किया जा रहा है। यंग बच्चे हैं तो आजकल की जो जेनजी है, जिसको देखिए खुशी भी होती है कि वो भी हमारे ड्रामे देख रहे हैं, तो जेनजी जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। इसके अलावा फरहान सईद और किंजा हाशमी को भी बहुत पसंद किया जा रहा है। शीरी फरहाद में उनकी एक स्वीट सा उनका रोमांस बिल्डअप हुआ हुआ है ड्रामे के अंदर, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि वो दोनों रोमियो एंड जूलियट टाइप की एक स्टोरी पे चल रहे हैं कि दोनों के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से उनका इश्क जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा। इसके अलावा एक और बड़े स्वीट कपल है जो अली रज़ा और सोहाय अली अब्रो का है दस्तक में, क्योंकि अली रज़ा जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो एक ऐसा मर्द प्ले कर रहे हैं जो हर खातून को चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा मर्द होना चाहिए जो मेरी ज़िंदगी के हर प्रॉब्लम को सुकून से, प्यार से डील करे, अच्छे से बात करे, मुझे मेरी परेशानी जो भी है उसके साथ मुझे कबूल करे। तो अली रज़ा इज़ डूइंग दैट ब्यूटीफुली। वो ड्रामा भी बहुत अच्छा है, अगर आपने कैच करना हो तो आप उसको जरूर बिंज वॉच कर सकते हैं, काफी सारी एपिसोड उसके बिल्कुल इसको देखना चाहिए। महविश ये बताइए कि OSTs के बारे में जो है लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और उनको बड़े शौक से सुनते हैं, इस हफ्ते के कौन से OSTs हैं जो कि इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं बहुत ज्यादा? जो परवरिश का अपना OST है, जैसे जो आयना आसिफ और समर जाफरी के ड्रामे का जो अपना OST है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। शफकत अमानत अली ने उसे गाया है, इट्स कॉल्ड बंदिया, तो बहुत खूबसूरत है। शीरी फरहाद का OST जो अली ज़फ़र ने गाया है, हमराज का OST भी अली ज़फ़र ने गाया, वो भी बड़ा ट्रेंड कर रहा है। दस्तक का OST राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया है। तो ये सारे OSTs बड़े ही प्यारे हैं। समर जाफरी ने भी गाया है, परवरिश के कुछ पैचेस हैं जो उन्होंने भी गाए हैं, तो ये सब बहुत बहुत पसंद किए जा रहे हैं लोगों के अंदर, फैंस के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि आने वाले दिनों में कौन से बड़े ड्रामास हैं जो कि ऑन एयर होने जा रहे हैं और किस तरह की उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, कितनी बड़ी कास्ट है जो कि हमें उन ड्रामास के अंदर नजर आ सकती है? वेल हानिया आमिर और बिलाल अब्बास का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, सो दैट्स समथिंग पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। हानिया आमिर का ये कभी मैं कभी तुम के बाद ड्रामा है, तो वो ज़ाहिर है लोग बहुत उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिलाल अब्बास बहुत अरसे बाद टेलीविजन पे दिखेंगे, तो उनका बहुत इंतजार है सबको। वहाज अली और माहिरा खान का ड्रामा आ रहा है, होपफुली आ रहा है, वी डोंट रियली नो अ लॉट ऑफ कंफर्मेशन अबाउट इट, बट अपेरेंटली वो एक ड्रामा कर रहे हैं, मिट्टी दे बावे, विच इज़ रिटन बाय फायज़ा इफ्तिखार, एंड ये ग्रीन TV से एयर होने वाला है। मैं मंटो नहीं हूँ, जिसकी शूट आई थिंक मुकम्मल हो गई है, आई थिंक ड्रामा भी कम्प्लीट है, विद सजल अली एंड हुमायूं सईद। फरार का सीजन 2 कह रहे हैं कि वो भी आने वाला है, और इमरान अशरफ और मिकाज जुल्फ़िकार और सोनिया हुसैन का एक ड्रामा जो है वो हम TV से एयर होने वाला है, जिस पे अपेरेंटली कैमराज आर रोलिंग, हम TV ने इसको खुद अनाउंस किया है। सो आई थिंक देयर इज अ गुड चंक ऑफ ड्रामास कमिंग आवर वे, जिसको हम मजे से बिंज वॉच कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा महविश, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां होती हैं और लोगों को बड़ा इंतजार होता है कि बड़ी स्क्रीन पे कोई बड़ी सी मूवी आ जाए, तो हमें ये बताइए कि क्या इस ईद पर कोई रिलीज हो रही है किसी फिल्म की? जी जी बिल्कुल, लव गुरु जो कि माहिरा खान और हुमायूं सईद की फिल्म है, जो ग्लोबली रिलीज हो रही है। इस वक्त वो US में बैठे हुए अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, फिर वो लंदन जाएंगे, उनका दुबई का भी प्लान है। सो देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड इट। हुमायूं सईद हर साल फिल्म लेकर आते हैं जिसको लोग बहुत इंजॉय करते हैं, फैमिली एंटरटेनर्स होती हैं उनकी फिल्में, और माहिरा खान को भी देखने के लिए लोग बहुत बेचैन थे। कायद आज़म जिंदाबाद के बाद ये उनकी फिल्म है। तो और हुमायूं सईद और माहिरा खान 10-12 साल बाद गालिबन स्क्रीन पे दिखेंगे। बिन रोए उन्होंने
उन्होंने की थी बहुत पहले। फरहत इश्तियाक ने उसको लिखा था और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। लोग इंतजार करते कि हुमायूं सईद और माहिरा खान कब दोबारा आएंगे स्क्रीन के ऊपर। तो बड़ी स्क्रीन पे वो अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं। इट इज़ रिटन बाय वासिफ चौधरी, डायरेक्टेड बाय नदीम बेग। और ये हुमायूं की सेट एक टीम होती है जिसके साथ वो हमेशा बहुत ही विनर किस्म के कॉम्बिनेशंस लेकर आते हैं हमारे लिए। तो इट्स वेरी गुड टू सी। और उसका गाना भी उन्होंने एक रिलीज किया जो कि दुबई में शूट हुआ था। सो इट्स वेरी गुड टू सी कि हुमायूं सईद अच्छा महविश आपकी नजर से वो वीडियो भी जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे गुजरी होगी जिसमें माहिरा खान और ओनेजा रॉबिन्सन की एक वो ये वीडियो बड़े मजेदार किस्म की जिसमें हेलो शबाना का उन्होंने एक थोड़ा सा कॉमिक किया है, क्या कहेंगी उस पर? जी मैं कहूँगी कि ये एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म का फिनोमेना है कि वो खातून मशहूर कैसे हुई हैं। मतलब अगर उनका फेम टू फेम देखा जाए तो वो क्यों मशहूर हुई हैं। अगर आप मुझे इस सवाल के बारे में अगर हम सब सोचें कि वो खातून मशहूर क्यों है, मतलब एक हमारी माहिरा खान है जो कि माहिरा खान है, ठीक है, उन्होंने फिल्में की हैं, ड्रामे किए हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर्स रही हैं, गुडविल एम्बेसडर्स रही हैं वो। और फिर हम उनको साथ देखते हैं नीरा के, जिसके बाद हम सोचते हैं कि मतलब क्यों, क्या रीजन है इन खातून के मशहूर होने का। सो इट्स अ कॉमेडी। मुझे तो फनी लगा मुझे तो वो चीज, लेकिन अब इंटरनेट में बड़े-बड़े ऐसे लोगों को मशहूर किया हुआ है। So it's a strange phenomenon. देखिए महविश, जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जितनी भी शबाना होंगी वो इस टाइम पे बहुत खुश होंगी क्योंकि माहिरा खान ने उनका नाम लिया और उनेजा ने उनका नाम लिया इतने प्यारे अंदाज में। क्या ख्याल है? बिल्कुल। आई मीन माहिरा से कौन प्यार नहीं करता। तो वो वैसे ही उनकी अगर आप कभी उनसे मिले हो ठीक से और कभी आप उनके साथ बैठे हो तो वो एक बहुत ही वार्म और बहुत ही लविंग किस्म की पर्सनैलिटी है। तो कोई भी उनसे मिलेगा तो उनको उनसे मोहब्बत हो ही जाएगी। लेकिन मैं वही आपसे बात कर रही हूँ कि मुझे उनेजा को देख के इतनी हैरानगी हो रही थी कि कौन सी कल कहाँ से मिली। और इट वाज लाइक आई सेड, इट वाज रियली फनी वीडियो। एंड देखिए मैं भी इस पॉइंट ऑफ व्यू में ना मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप ऑडियंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उनको क्या कब कैसे कौन पसंद आ जाए। आपको नहीं पता उनके माइंड में क्या चल रहा है। जुमले से लोगों को इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एंट्री मिल जाती है, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वायरल वीडियो से मशहूर हुए। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें ये भी होता है कि देखें ज़ाहिर के कभी कभी लोग वायरल वीडियो से मशहूर तो हो जाते हैं, उनको मौके भी मिल जाते हैं, लेकिन वो उस फेम को सस्टेन नहीं कर पाते। लेकिन दनानीर एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जो कि एक वायरल वीडियो से फेमस हुई है लेकिन उन्होंने फिर उसको सस्टेन किया। वो बहुत अच्छे ड्रामे करती रही, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस को बहुत मतलब आगे लेके चली हैं और आगे ही जा रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। तो ये डिपेंड्स के खुदा आपको मौका तो दे देता है लेकिन अब उस मौके के साथ आप क्या करते हैं ये फिर आपके टैलेंट और आपकी हार्ड वर्क और फिर आपके अपने जो आपका पोटेंशियल है उस पर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ करते क्या है जो खुदा ने आपको एक बहुत अच्छा सा मौका दे दिया है। ठीक है महविश, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी गॉसिप्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी। हवाले से बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। तो नाज़रीन, ये था हमारा एंटरटेनिंग सेगमेंट जो आपके लिए हम अरेंज करते हैं ताकि आपको अपडेट्स दे सकें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से। नजफ यही है कि बड़ी ईद पर जो है बड़ी हमें जो है मूवी देखने को मिलेगी बड़े पर्दे के ऊपर, और सिर्फ चटपटे खाने नहीं होंगे बल्कि शोबिस का मसाला भी पूरा होगा। मैं तो खानों का ही सोच रही हूं, कलेजी का, गोश्त का। पहले 2 दिन आप खाना खाएंगी, फिर तीसरे दिन आप तफरीह का सोचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही बंदोबस्त हो गया। तो नाज़रीन, हम भी बंदोबस्त करेंगे आपकी तफरीह का कि आप ईद हमारे साथ कैसे गुजारेंगे। लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। जैसे गर्मियों का मौसम अपने साथ बहुत सारी नेमतें और रहमतें लेकर आता है, वहीं गर्मियों के मौसम में इंसान बहुत सारी मुश्किलात और मसले मसाइल से दो चार भी हो जाता है, जैसे कि सूरज की रोशनी, यूवी शुआएं, गर्दो गुबार, पसीना और इसके साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी। ये सब ना सिर्फ हमारी आंखों में जलन और लाली और खुश्की पैदा करते हैं बल्कि लंबे अरसे तक नज़र की कमज़ोरी, मोतिया, खता के आंखों की सोजिश जैसे मसले भी इससे जन्म लेते हैं। बिल्कुल। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 2.2 अरब से ज़ायद अफराद किसी न किसी सतह पर बिनाई के मसाइल से दो चार हैं, जिनमें कम अज़ कम 1 अरब केस ऐसे हैं जिन्हें मुनासिब इलाज से रोका जा सकता था। उसके अलावा अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेमोलॉजी के मुताबिक हम देखें तो सूरज से खारिज होने वाली UVA और UVB ये शुआएं आंखों के लेंस को, कोर्निया और रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं और गर्मियों में ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है, खास तौर पर जब सूरज की रोशनी तेज हो। गर्मी के मौसम में आंखों और नजर की हिफाजत कैसे की जाए, आज यही हमारा सवाल है और हमारे आज के सेगमेंट का मौजू भी, जिस पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे, हल भी इसका करेंगे। शो में ज्वाइन किया माहिर तिब हकीम हाफिज फरहान हनीफ साहब ने। हकीम साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताएं कि गर्मियों के मौसम में आंखों पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली
अवामिल कौन से होते हैं? क्या धूप ही नुकसानदेह होती है या और भी कोई अनासर शामिल हैं? जी शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। बिल्कुल ऐसा ही है, धूप के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं। जैसे आपने यूवी की बात की, तो ये जो शुआएं हैं ये डायरेक्ट बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो गर्दो गुबार है, आलूदगी है, इसकी वजह से भी बड़ा मसला बनता है। फिर गर्मियों में अक्सर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जो पसीना होता है उसके अंदर नमकियात होती हैं, वो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। और जैसे ही गर्दो गुबार बढ़ता है तो अक्सर औकात हमारी आदत में ये ना आदत में शामिल है कि अक्सर हम हाथ से ना मसलना शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। और ये जो हम हाथ से मसलते हैं, बिल्कुल नहीं मसलना चाहिए। वहाँ पे यहाँ पे हमें ठंडा पानी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, छींटे मार लेने चाहिए, यहाँ से बचना चाहिए। इसी तरह ही एक और बहुत बड़ा मसला है मोबाइल यूज़ का। हम मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिससे खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। इस बात पे ऑडियंस आपसे खफा हो जाएगी लेकिन मैं कहता हूँ ये बात गलत है। लेकिन कुछ लोगों का काम ही मोबाइल का काम ही मोबाइल, लेकिन कम से कम ऐसा कर लें कि मोबाइल देख रहे हैं तो हर 5-7 मिनट बाद वो थोड़ी दूर तक देखें, मोबाइल को थोड़ा साइड पे करके साइड पे देखें, फिर दोबारा पकड़ लें, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें। और ख़ास करके जब एसी ऑन हो तो उसके दौरान तो कम से कम मोबाइल इतना मुसलसल नहीं देखना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसी तरह यूवी जो शुआएं हैं, ये हमारे जो ये चीज़ें हैं इनको बड़ा असरअंदाज होती हैं। तो इसके लिए हमें थोड़े से ना, ये एक अवामल नहीं, काफ़ी सारे अवामल हैं। हमें धूप में ना, ख़ास करके इन दिनों में हमें 11 बजे से लेकर या सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कम निकलना चाहिए, क्योंकि इसमें ना धूप बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल हकीम साहब, ये जो टेबल पे आपने डिफरेंट अवामिल इकट्ठे किए हुए हैं, इसके बारे में भी हमें बताइए, ये सब क्या है? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो आजकल जो आँखों के अंदर अक्सर औकात हम सुनते हैं ना, चुभन होती है या जलन होती है गर्मियों में, गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी आना शुरू हो जाता है। उसके लिए ये बड़ी प्यारी अल्लाह ताला की एक नेमत है, इसको हम गुले मुंडी कहते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। और ये देखें रेशम की तरह, इसको आप रात को भिगो दें, सुबह इसका पानी पी लें, बेहतरीन है। ऐसे अफराद जिनकी आंखों से पानी खत्म नहीं हो रहा या जलन बहुत ज़्यादा है, सुर्खी है, उसके लिए बड़ा कमाल का इसका रिजल्ट है। रात को भिगो के गुले मुंडी, ये आम पंसार स्टोर से बड़ी सस्ती से मिल जाती है। इसके अलावा जो आप ज़्यादा डब्बियाँ देख रही हैं, इसमें ना एक बड़ी मशहूर मरूफ चीज़ें हैं, सरदाई। बहुत सुना है इसके बारे में। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, ख़ास करके ये तोहफा है ऐसे लोगों के लिए जिनकी बिनाई कमज़ोर है। और ये साथ ही साथ दिमाग को भी ताकत देती है। उसके अलावा पट्ठों के लिए भी है, कमर दर्द के लिए, टांगों के लिए, यानी कि इसके फ़वाइद तो बहुत सारे हैं। लेकिन दिमाग के लिए पहले लोग, जब भी कोई बच्चा हिफ्ज़ के लिए जाता है या जिसने CSS करना होता है या ज़्यादा पढ़ना होता है, तो उसे ख़ास तौर पर सुबह सरदाई बना कर दी जाती है। और सरदाई में क्या चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ होती है बादाम। ठीक है, और बादाम भी आपने साबित वाले लेने हैं। जब आप फ्रेश गिरी निकालेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। उसमें ऑयल बिल्कुल पूरा होता है। ठीक है, उसके बाद खशखाश, ये खशखाश होती है। ये 2 चीज़ें, ठीक है, रात को भिगो दें। इसके साथ ये तीसरी चीज़ आप देख रहे होंगे, इसमें पंपिंग सीड हैं और साथ मगज़ हैं। ठीक है, और ये भी रात को थोड़े से भिगो दें। यानी कि अगर आपने 7 गिरियाँ ले ली हैं, 1 चम्मच खशखाश का ले लिया है और उसके साथ आप तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम ये 4 मगज़ ले लें। और ये सौंफ, जिसको आंखों का डॉक्टर कहा जाता है, आंखों के लिए इससे अच्छी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा वीक है, तो 6 महीने मुसलसल अपनी जेब में ना कोई पैकेट में डाल के सौंफ रख लें, रोज़ाना 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा खाने शुरू कर दें। फॉर्मूला भी है ना सौंफ और मिश्री का, बिल्कुल ये बड़ा, तो आपके स्नैक टाइम हो जाता है, मुंह का जायका अच्छा रहता है। बिल्कुल। और ये बड़ा मशहूर है, ये जो ये सरदाई का जो नुस्खा है ना, ये इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करके इसको आप सरदाई जैसे नेचुरल तरीके से, वो कुंडी डंडे से बनाई जाती है। अगर उसमें आप नहीं बना सकते, आजकल वो ग्राइंड कर लें, तो वो आप सुबह मलमल के कपड़े में पुन के तो बना के पिए, बेहतरीन चीज़ है। शुगर पेशेंट इसमें मीठा ना डालें। तो इसके अलावा जो आपने भी बात की थी, बड़ा पुराना बुजुर्गों का नुस्खा है वो, उसमें सौंफ है, कूजा मिश्री है और उसमें लोग धनिया डाल लेते हैं। धनिया भी आंखों के लिए, और टेस्टी भी बड़ा होता है खाने में। लोग अंदर गरी भी डालते हैं, अब तो और बहुत बादाम गरी, ये सिर्फ 3 चीजें भी कर लेना, अगर सौंफ, बादाम और कूजा मिश्री, इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त आता है। और यकीन करें 100% इसका रिजल्ट है। मैं कहता हूँ जो भी बच्चे कमज़ोर हैं, जिनका हाफजा कमज़ोर है या आई साइड आंखों में पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो वो इसमें यही नुस्खा इस्तेमाल करें। साथ भुने चने थोड़े से ऐड कर लें, तो आंखों में से जो पानी आता है फौरी तौर पे रुक जाएगा। जबरदस्त हकीम साहब। इसके अलावा हम देख रहे हैं कुछ और चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, अर्के गुलाब भी है आपके पास। अर्के गुलाब जो है ये गर्मियों में बहुत बड़ा तोहफा है। जैसे ही आप अर्के गुलाब जो है, ये बड़ी बोतल में आपको दिखाता हूँ, ये आम रूटीन में जो हम घर में कूलर रखते हैं पानी का, जब पानी भरें तो उसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब डाल लिया करें। अच्छा। एक तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, पीने में जिसके अंदर हरारत ज़्यादा होती है, जिगर के अंदर गर्मी होती है,
या गर्मियों में हमें यूरिन जो है वो पीला आना शुरू हो जाता है, ये यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, या एसिडिटी एसिपिटी बढ़ जाती हैं, आंखों के अंदर जलन होती है, तो ये पीने से ठीक हो जाती है। साथ ही साथ इसी का अगर आप ड्रॉपर आंखों में कोई भी आपके खारिश हो रही है, जलन हो रही है, सुर्खी है, तो इसका ड्रॉपर आप आंखों में डाल सकते हैं। और इसी तरह इसका शावर भी अब तो मार्केट में आ गया, आप शावर लें। अच्छा, इसी हवाले से हकीम साहब बड़ी सारी मिथ है कि ये जो मार्केट में मिल रहा है ना, ये ठीक नहीं है, ये पानी। अच्छा, ये अर्के गुलाब का? हाँ, अर्के गुलाब का पानी ठीक नहीं है, ये प्योर नहीं होता, ये मिक्स होता है, तो आंखों में नहीं डालना चाहिए, पीना नहीं चाहिए, जिस तरह कि आप कह रहे हैं कि पानी में मिक्स करके आप इसको। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि तो कहाँ से लें, एक ये भी बता दीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन की जरूरत नहीं, लेकिन आइडिया दे दीजिए खवातीन के लिए, लोगों के लिए। और साथ ही साथ पीने का प्रोसेस किस तरह होना है, सुबह के टाइम पीना है, रात में पीना है, कैसे? अच्छा, इसमें ना अर्के गुलाब वाकई आपने बात कही कि आम कंपनी अच्छा नहीं बनाती, लेकिन कुछ कंपनी है, हम तो खुद जो बनाती हैं ताज़ा अर्के गुलाब लेते हैं। अच्छा। और ये नेचुरल है, ये मैंने खुद बनाया हुआ, क्योंकि हमारा प्लांट रखा हुआ है। ताज़ा पत्तियों का जो होता है ना, उसमें आपको कोई खुशबू डालने की जरूरत नहीं होती, वो बिल्कुल नेचुरल होता है। ठीक है, इसी तरह अगर बड़ी कंपनियों में देखें तो आप करशी है और उसमें अजमल है, बहुत सारी कंपनीज इस तरह की हैं जो अच्छा। यानी कि कुछ बड़े ब्रांड। जरा बात कर लें, यूवी से बचने की हम बात कर रहे थे, पहले भी आपने कुछ चीज़ें बताई। क्या चश्मा जो है ये आंखों को यूवी रेस से महफूज रख सकता है? और जब लोग चश्मे खरीद रहे होते हैं, वैसे तो सड़क किनारे भी बहुत खरीद रहे होते हैं, जितना ज़ाहिर जेब इजाज़त देती है लोगों की, ये महफूज रख पाता है यूवी से? ये जो आपने बात कही ना, अक्सर औकात हम ना देखते हैं सड़क के किनारों पे ना बैठे होते हैं। हाँ। तो हम वो खूबसूरती के लिए ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आप धूप से बचना चाहते हैं, हाँ। तो उसके लिए आपको यूवी वो आपको किसी अच्छी दुकान से अच्छी कंपनी का ही खरीदना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये इतना हसास मामला है, इसके लिए आप थोड़े से पैसे ना बचाएं, कॉम्प्रोमाइज ना करें, कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये अभी चंद दिन पहले मेरे दोस्त हैं, उन्होंने सिर्फ बाइक पे जा रहे थे, तो हल्का सा जरा उनके अंदर चला गया, उन्होंने हल्का सा मसल लिया, सो गए, सुबह उठे तो उनकी इतनी स्वेल हो गई आइज, और 1.5 से 2 माह लग गए उन्हें ठीक होते होते। और बल्कि कुछ डॉक्टरों ने डरा दिया कि आपकी आइज जो है ना, ये जो है आई साइड वीक हो जाएगी। मतलब कहने का इतना हसास मामला है। और हम इसमें क्या करते हैं, लोकल से लोकल चीजें, जैसे अभी से सस्ती, जैसे आपने बात की कि अर्के गुलाब भी लेना तो अच्छा ब्रांड नहीं लेना, आप कोई भी चीज लें, अच्छी साफ सुथरी चीज लें। इसी तरह जो चश्मा है ना, अक्सर हम कहते हैं कि वो ब्लैक नहीं, इसमें 2-3 कलर और भी है, ग्रे भी आ जाता है, ब्राउन भी आ जाता है, जिसमें ग्रीन भी आ जाता है, लेकिन वो यूवी वो प्रूफ उसके ऊपर लिखा होता है बल्कि, ठीक है। तो वो आप किसी अच्छे ख्याल रखना चाहिए। कुछ हम देखते हैं कि कुछ शीशे के होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, तो कौन सा ज्यादा बेहतर है? शीशे का ज्यादा बेहतर है, शीशे का ज्यादा बेहतर है, वो इस्तेमाल करना चाहिए, उससे बहुत। लेकिन हम ना साथ एहतियाती तदाबीर जो है ना, देखिए हमारे बड़ों ने अक्सर एक ना व्हाइट कलर का साफा सा रखा होता था, बिल्कुल, जैसे ही वो धूप आनी ना, उन्होंने सर के ऊपर रख लेना। और आजकल भी मैं समझता हूँ कि हेड का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, हेड ना थोड़ा सा कवर रहता है, कैप का इस्तेमाल कीजिए, और ये खास करके जो आपकी ये चीज है ना, अक्सर औकात ये इसको सेव रखें। हाँ जी, नजर का ताल्लुक इसके साथ बहुत ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड के साथ, बिल्कुल। तो हमें ऐसा कोई कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए या कैप लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि एहतियाती तदाबीर जो है उससे उसकी वजह से हम बच सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, बात कर लेते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की। वो लोग जो बाइक पे सफ़र करते हैं, साइकिल पे सफ़र करते हैं, जिनका एक्सपोजर सूरज के साथ, डस्ट के साथ डायरेक्टली होता है, गाड़ी पे नहीं वो जाते, तो उन लोगों के लिए जो डस्ट से कैसे बचा जा सके, आंखों को कैसे प्रोटेक्ट करें? क्योंकि जिस तरह के अभी आपने जिक्र किया कि एक पार्टिकल चला गया, इतना नुकसान हो गया आंख का, तो किस तरह अपनी आंखों को महफूज करें चश्मे के अलावा, बताइए। चश्मे के अलावा जो तो बाइक पे सफर करते हैं ना, हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। ठीक है, हेलमेट के इस्तेमाल के साथ ना एक पानी की बोतल साथ रखें, जहाँ पे भी हल्का सा उन्हें महसूस हो कि मिट्टी गर्द वगैरह गई है, फौरी तौर पे छींटे मार लें। अच्छा। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद कोशिश करें, ये जो महीने ना जिनमें आलूदगी होती है, हवाएं ज्यादा चलती हैं, इन महीनों में हर घर में अर्के गुलाब होना चाहिए, डेली रात को अर्के गुलाब, और ये स्प्रे से पूरा चेहरा भी वॉश करें, और साथ अर्के गुलाब आंखों में भी डालें। और पीने के लिए भी, जो आपने पहले भी पूछा था कि पिए किस टाइम, तो वो आप ना जब मर्जी पी सकते हैं। सुबह आप उठे हैं, आप फॉर एग्जांपल आप सरदाई बना रहे हैं, सरदाई में थोड़ा सा डाल के पी लें। आप लस्सी बना रहे हैं, लस्सी में डाल के थोड़ा सा पी लें। आप किसी भी डाइल्यूट फॉर्म में पीना, अपने ऐसे डायरेक्ट ना पिए, पानी में मिला के। ये भी जरा हमें बता दें कि गर्मियों के मौसम में खास तौर पर जो लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग तो चले उनका मसला है, मजबूरी है, नजर के लिए वो करना चाहते हैं, ग्लासेस नहीं लगाना चाहते, कुछ फैशन के तौर पे खूबसूरती को एनहेंस करने के लिए लगाते हैं खवातीन ज़्यादातर,
तो उन्हें एहतियात करनी चाहिए। खूबसूरती में मर्द हज़रात भी आजकल एनवायरनमेंट के अंदर मतलब एसी के अंदर उन्हें लगाने चाहिए या बाहर भी लगा के वो उसे जा सकते ये हैं? जो आपने पूछा ये सवाल आजकल बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये मिडिल क्लास हो या आम हो, लेंस का इस्तेमाल बहुत हो गया, और फिर लेंस भी लोकल क्वालिटी के। एक तो लेंस अच्छा हो, इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा बाहर धूप में एहतियात करनी है, क्योंकि जैसे ही पसीना आएगा तो पसीने में नमकियात होती हैं। बिल्कुल। और दूसरा जब लगाती हैं ना, मेकअप भी औरतें जब करती हैं या लोग ये बालों के लिए स्प्रे इस्तेमाल करती हैं, अगर हल्का सा भी केमिकल इन दिनों में चला गया तो वो बड़ा साइड इफेक्ट पैदा करेगा, इन्फेक्शन हो जाएगी उससे। तो पहली बात तो एहतियात की जाए। अगर जिनको मजबूरी है, आंखों का उनकी नज़र कमज़ोर है, तो वो तो मजबूरी है, वो इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी इन दिनों में एहतियात करें, क्योंकि पसीना आना है और गर्दो गुबार जब जाएगी तो आप मसले ना, बस ये थोड़ा सा एहतियात करें। जैसे ही आप थोड़ा सा भी टच करेंगे तो मसला आएगा, इसलिए इन दिनों में थोड़ा सा एहतियात करें, लगाएं। अगर आप शादी पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो अच्छा वाला लेंस इस्तेमाल करें, कोशिश करें जितने टाइम के लिए, उसके बाद फ़ौरन उसको उतार दें और इसमें बचा जाए इस मौसम में। अच्छा, मैं आपसे एक रैंडम सवाल पूछना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आंख घर बैठे हुए किसी भी वजह से डैमेज हो जाती है, कोई पार्टिकल चला गया है, आई कांटेक्ट लेंस आपका फंस गया है, कुछ भी हो सकता है, फौरी जब तक आप डॉक्टर की तरफ पहुंच नहीं पाते, फौरी तौर पर आपको क्या करना चाहिए? कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ का इस्तेमाल करें, कुछ लोग कहते हैं पानी से धोना शुरू कर दें, कुछ लोग कहते हैं आंख बंद कर लो, खोलो मत। क्या करें उस टाइम पर? इसमें नौयत कौन सी है वो देखना। अगर तो सिर्फ सुर्खी है उसमें आप बर्फ़ की टकोर कर लें, अच्छा मुनासिब है। उसमें आप अर्के गुलाब डाल लें, मुनासिब है। ठीक है। ठंडे पानी के छींटे सबसे अच्छे हैं, सबसे फौरी तौर पे मार लें, वो अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ अंदर दाखिल हो गई है तो कोशिश करें ऐसा कोई भी काम ना करें, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है कि इन्फेक्शन होता है, आपका हल्का सा अर्के गुलाब या पानी टच होता है तो उससे नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इससे एहतियात करें। हाँ, अगर सुर्खी है तो सुर्खी में मेरा ये बड़ा मुजर्रब है कि मैं बड़े अरसे से इस्तेमाल करवा रहा हूँ, और अक्सर कहता है ना ये वबा आ जाती है हर किसी की आंखें। उसमें जो अच्छा वाला शहद है, बेरी का शहद, मैंने बड़ा लोगों में ये तकसीम किया था छोटे ड्रॉपर भर के, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दफ़ा डालने में आपकी सुर्खी ख़त्म हो जाती है। जब भी कोई वबाए, बेरी का शहद हो, अच्छा 1 नंबर अच्छा खालिस शहद हो, आप ड्रॉपर भर लें, एक ड्रॉप इसमें और एक इसमें डालें। यानी उस शहद के अंदर कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, तो वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता? नहीं, कुछ यकीन करें, पहले लोग यही करते तो उसकी आंखें इतनी ज़बरदस्त साफ़ होती हैं, आपकी नज़र भी तेज़ होती है, ख़ास करके वबा की सूरत में जब आंखें हर किसी की सुर्ख हो रही हों, तो उसमें तो अभी भी जो वेल्डिंग करती हैं लोग, वो ज़्यादातर शहद का इस्तेमाल ही करते हैं, क्योंकि शहद इन्फेक्शन के लिए कमाल की चीज़ है। अच्छा। मैंने ये आप खुद एक्सपेरिमेंट किया, आपके कहीं पे जख्म हो गया, ठीक नहीं हो रहा, आप उसको अच्छी तरह साफ करके शहद लगा दें, पट्टी कर दें। पहले लोग ऐसे ही करते थे, क्या बात है, पट्टी कर दें, और वो जख्मों को क्लियर करने के लिए सबसे बेहतरीन शहद है। जैसे तो पायोडीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ज्यादा तेज है, उससे ज्यादा तेज। साहब हमें लास्ट से ये बता दें कि ग़िज़ा का और आंखों का क्या ताल्लुक है? मतलब ये तो आपने कुछ चीज़ें बताई कि इनसे जो आपकी बिनाई बहुत अच्छी हो सकती है, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो नुकसान दे रही होती हैं आपकी बिनाई को? आप ग़िज़ा का जो है बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं, बेकरी आइटम बहुत ज़्यादा खाती हैं, तो आपकी आइज़ के अंदर खुश्की पैदा होकर आपकी नज़र जल्दी कमज़ोर हो जाएगी। और बहुत सारे हमारे ऐसे अफराद जो ताकत के लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी मैं वो बिल्डर बनना चाहता हूँ, या जिम के हवाले से भी, और वैसे भी पेन किलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, खुश्की पैदा करती हैं, ड्राइनेस। और ड्राइनेस जो है आपको पता आंखों के लिए तो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसमें आप जो है ना ग़िज़ाएं, आप इसमें सब्जियां खाएं, फल खाएं, सलाद खाएं, खास करके जब गाजर का मौसम आए, गाजर आंखों के लिए कमाल है। आप रोजाना की एक गाजर इस्तेमाल करें। आंखों का जिक्र और गाजर का जिक्र ना ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, वैसे भी कहा जाता है गाजर बड़ी अच्छी होती है। हाँ, आखिर में हो गया वो, नहीं तो सवाल आ जाना था गाजर के बारे में भी कुछ बताएं। जी कुछ कह रहे थे आप। जब सर्दी है तो उसमें आप गाजर का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बड़ा बेहतरीन है। इसके साथ अंडे का इस्तेमाल करें, ओमेगा 3, आप अलसी का इस्तेमाल करें, ठीक है, बेहतरीन चीज़ है। मछली का इस्तेमाल करें, बेहतरीन चीज़ है आंखों के लिए। तो ये हमारी जो ग़िज़ा में चीज़ें ना, दही और दूध बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। दूध जो है ना, ये देखिए ना, ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए दूध से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, तो दूध का इस्तेमाल किया जाए, बेहतरीन है, आपकी आइज़ बिल्कुल ठीक रहेंगी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच हकीम साहब, आप यहाँ पे आए और आपने हमें बताया कि अपनी आंखों की किस तरह हिफाजत करनी है, क्योंकि आँख बहुत अनमोल
और सॉफ्ट और बहुत बेहतरीन और सेंसिटिव अल्लाह ताला की नेमत है जो इंसानों को मिली है, ताकि आप अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरती देख सकें, अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को देखते हुए आगे चल सकें और इससे बहुत ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, अपनी आंखों का बेइंतहा ख्याल रखिए ताकि आप खूबसूरती को एंजॉय कर सकें। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाक भारत मुमकिना मुज़ाकरात की। तो पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन का ख्वाह है और उसके लिए हर सतह पर संजीदा, मुखलिसाना और मुस्तकिल कोशिशें कर रहा है। मुतादिद बार बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर पाकिस्तान की जानिब से भारत को मुज़ाकरात की दावत दी गई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत की रिवायती हट धर्मी और ज़िद आज भी बरकरार है। हालांकि हालिया जंगी कशीदगी के दौरान सीज़ फायर के वक्त ये तय पाया था कि मुज़ाकरात किसी गैर जानिबदार और न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे और ख़ुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तौसीक भी की थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो दोनों ममालिक की क़यादत को एक साथ इशाइये पर देखना चाहते हैं, लेकिन मोदी हुकूमत की तंग नजरी, सियासी ज़िद और खित्ते को आग में झोंकने की रविश ने इस पेशरफ्त को भी सबुतास कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और वाज़ेह तौर पर बताया कि भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में बातचीत के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अगर भारत बराए रास्त बातचीत से गुरेज करता है तो किसी तीसरे गैर जानिबदार मुल्क में मुज़ाकरात का फ़ैसला खित्ते के वसी तर मफाद में बेहतर हो सकता है। मगर भारत ना सिर्फ तीसरे फरीक को तस्लीम करता है, ना ही न्यूट्रल मकाम पर मुज़ाकरात के लिए आमादा है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या भारत दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करना चाहता है? क्या आलमी बरादरी महज तमाशाई का किरदार अदा करेगी और क्या जनूबी एशिया का मुस्तकबिल मोदी के सियासी अना की भेंट चढ़ जाएगा? इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सिफारती प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी सिफारती कमेटी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदारत में कमेटी का पहला इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर वज़ारत ख़ारजा की जानिब से खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और भारत के खिलाफ सिफारती महाज पर मजबूत मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक हुआ और पाकिस्तान अमन पसंद और मजबूत दिफाई मौक़िफ़ को आलमी सतह पर भरपूर अंदाज में पेश करने का अज़्म दोहराया गया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर हैं नायला चौहान साहिबा। बहुत शुक्रिया नायला साहब आपके वक्त का। आपको जिस तरह से मालूम ही होगा कि गुज़श्ता रोज़ सिफारती कमेटी का बड़ा अहम इजलास हुआ है, क्या लगता है आपको भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ क्या हिकमत अमली तय की गई होगी, किस तरह से तैयारी की गई होगी भारतीय प्रोपेगेंडे को टैकल करने की, क्योंकि आप भी ऑब्वियसली बड़े अहम पोजीशन पे सर्व कर चुकी हैं, क्या आपकी राय है? ये बहुत अहम है बिकॉज आपने जैसे फरमाया भारत किसी भी पॉजिटिव चीज़ की तरफ नहीं जा रहा एक्सक्यूज मी, ना वो थर्ड पार्टी मीडिएशन की इजाज़त दे रहे हैं, ना वो खुद गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और वो अपना पुराना जो अंदाज था उसी को अपना रहे हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं कि दुनिया बदल चुकी है और इनके पुराने हरबे इस नई दुनिया में काम करने के नहीं है। आप देखिए जेडी वैंस इंडिया गए थे और उन्होंने उनसे काफ़ी गुफ्तगू भी की होगी जो किसी कवरेज में नहीं है, मीडिया कवरेज में नहीं है। उसके बाद इन्होंने ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग किया, हमने मांगा सबूत, इन्होंने सबूत दिए बगैर पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी और फिर इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अब इनको दुनिया में मुंह छुपाने की जगह नहीं है, इसके बावजूद ये अपनी पुराने हरबों से बाज नहीं आ रहे। उनको ये एहसास नहीं है कि ये एक शख्स की अना मोदी साहब की खित्ते के 2 बिलियन लोगों की जिंदगियों का सवाल बन सकती है। तो इसमें पाकिस्तान ने हमेशा जैसे आपने फरमाया अमन की कोशिश की है और ये कमेटी भी जो बनी है ये मंझे हुए लोग हैं अपने फील्ड्स में और उम्मीद है कि जो भारत कर रहा है, उन्होंने देखे शशि थरूर को भेजा है जो कि ऑपोजिशन का है लेकिन ब्राह्मण है और उसकी अंग्रेजी बहुत है, तो वो उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन हमारी टीम भी माशाल्लाह अच्छी है जी और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान को ये कामयाबी से वापस आएंगे। बिल्कुल ठीक। नायला साहिबा, हमें बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ने भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ अपने खर्चे पर बैरून मुल्क वफ़द भेजने का ऐलान किया है। पीटीआई का ये फैसला कितना दुरुस्त है और क्या आपको नहीं लगता कि ये कौमी वहदत और यकजहती को नुकसान पहुंचा सकता है?
ये तो वक्त है जी इत्तेहाद का। जैसे आपने देखा पहलगाम में भी सारा मुल्क इकट्ठा था जी, तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर, अवाम सब इकट्ठे थे और इसीलिए हमें कामयाबी हुई। हमें इस कामयाबी से सबक सीखना चाहिए कि जब हम मुत्तहिद होंगे तो मुल्क कामयाब होगा, जब हम आपस में फराक पैदा होगा तो फिर हम खुद ही एक दूसरे की जो है वो खराबी का बाइस बनेंगे। अच्छा नाइला साहब, आप पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात की बात करें तो मोदी हुकूमत ना तो किसी तीसरे फरीक को मान रहा है, ना ही गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बज़ाहिर लग रहा है कि मोदी हुकूमत मुज़ाकरात को टालने की कोशिश कर रही है। क्या दुनिया भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकेगी या फिर मोदी हमेशा की तरह राह फरार इख्तियार करने में इस बार भी कामयाब हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता ये हमेशा वाला सिलसिला चलेगा। आप देखिए कि ये क्यों थर्ड पार्टी नहीं करते, क्योंकि पहले ये शिमला एग्रीमेंट के बाद कहने लगे कि ये बायलेटरल इशू है, हालांकि नहीं था। अगर आप शिमला एग्रीमेंट पढ़ें तो उसका जो प्रियम्बल है उसमें है इन द लाइट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, और उसमें ये भी कहा गया कि दिस अकॉर्ड विल नॉट प्रेजुडिस कंट्री पार्टीज कमिटमेंट्स टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और यूएन रेजोल्यूशन, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है कश्मीर में। उसके बावजूद इन्होंने ढोंग रचाया कि शिमला के बाद बायलेटरल हो गया इशू। बायलेटरली हमने कॉम्पोजिट डायलॉग इस्टेब्लिश की, लेकिन उसका एक जो 95-96 में हुआ था राउंड, उसमें ये कामयाबी हुई थी कि एजेंडा आइटम्स डिस्कस हो गए थे जिसमें कश्मीर शामिल था। उसके बाद से भारत ने कॉम्पोजिट डायलॉग को भी खराब किया। सो बायलेटरली वो नहीं कामयाब हो सकते हम। एक तो वो हमसे 5 गुना बड़ा है, फिर उसके बाद उनकी हठधर्मी है। कोई भी टेबल पे आए, दोनों साइड जब तक गुफ्तगू के लिए तैयार ना हो उसका फायदा नहीं है। पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ है कि ये यूएन का इशू है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एजेंडा है ये, तो ये यूएन के होना चाहिए। थर्ड पार्टी मीडिएशन वाभला, हम तो हर अमन की जो कोशिश है उसको वेलकम करते हैं, लेकिन भारत ने पहले तो मान गया, जेडी वैंस भी वहां गया, फिर जेडी वैंस ने ही कहा कि एक न्यूट्रल साइड पे मुझे उम्मीद है कि इनकी डायलॉग होगी और मसला हल होगा। बिल्कुल ना न्यूट्रल साइड जो है वो डिफाइन की गई और ना भारत जो है वो गुफ्तगू के लिए आ रहा है। अब वो बेसिकली शर्मिंदा है, क्योंकि अब तक वो उसे बायलेटरल कह रहा था, फिर 2019 में इन्होंने अगस्त में एब्रोगेट कर दिया अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जिसका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, आर्टिकल 370 और 35A, और ये कहा कि अब ये इंटीग्रल पार्ट है जी। और सारी दुनिया को इन्होंने खत लिख दिए कि अब कश्मीर के बारे में कोई बहस होगी तो वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत समझी जाएगी, जो कि सरासर इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। अब इन्होंने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग किया जो इनके मुंह पे पड़ के, बिकॉज खुद ब खुद कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया, सारी दुनिया ने उस पर गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। तो जो मोदी साहब की जो कामयाबी वो समझ रहे थे कि उन्होंने कश्मीर को हिस्ट कर लिया है और इंटीग्रल पार्ट बना लिया है, वो तो उनके खुद ही करतूतों से नाकाम हो गया। अब अगर ये बायलेटरल नहीं करते तो फिर इंटरनेशनल फोरम तो हैं, इंटरनेशनल फोरा हैं, उनमें फिर डिस्कस किया जाएगा तो इनको मजीद नदामत होगी। तो ये अपनी ही हठधर्मी से अपने ही मौक़िफ़ को ख़राब कर रहे हैं और खित्ते की जो अमन को है वो एक बहुत बड़ा ये खतरा है। बिल्कुल इनके लिए नदामत का बायस बन रहा है और इनकी की वजह से ही है कि जो मसला है कश्मीर है वो एक बार फिर से उजागर हुआ और फ्लैश पॉइंट बन चुका है और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर है। बहुत शुक्रिया नाइला चौहान साहब आपके वक्त का। तो नाजरीन, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।